दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है उसमें हमने अभी तक राष्ट्रपति देखे, उपराष्ट्रपति देखे, प्रधानमंत्री देखे, इनके बारे में क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या उनके कार्य, अधिकार, कर्तव्य, सभी चीजों को हमने अच्छे से सीरियल से देखा हुआ है। अब जो हमारी अगली सीरीज है उसमें जो अगला टॉपिक है वो है हमारा राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि जो संसद होती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, भारत की जो संसद है, जो भारत के संविधान में जो संसद के बारे में प्रावधान बताए गए हैं कि जो भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को तो हमने देख लिया अच्छे से, राज्यसभा को आज हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एवं लोकसभा को हम अगले वाले जो वीडियो आएगा उसमें हम उसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में सबसे पहले यही है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है, ये कभी भंग होती ही नहीं है। जिस तारीख से इसका गठन हुआ था, जब से इसका कार्यकाल चालू हुआ है, तब से इसका कार्यकाल अभी भी चालू है और आगे भी चालू रहेगा। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष बाद जो संसद के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो छुट्टी हो जाएगी उनकी। तो जो अन्य जो नेता होंगे जिनको संसद में मतलब राज्यसभा में वो चुने जाएंगे, वो राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। उनका जो 6 वर्ष हो जाएगा जैसे ही, तो वो भी उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसी तरह से 6 वर्ष, 2 वर्ष बाद 1/3 का इलेक्शन होता है, फिर इसके बाद में जो 2 वर्ष बाद 1/3 का इलेक्शन होगा, और उनकी जैसे ही 6 वर्ष हो जाते हैं तो वो अपना पद छोड़ते जाते हैं। नए जो संसद के सदस्य हैं जो राज्यसभा में आते हैं, जो विधायक लोग, उनका चुनाव होता है, उसके जो मतलब आते जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। अगर आप राज्यसभा से सांसद बनना चाहते हैं, संसद के सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होगी। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। तो अगर नहीं पता है तो कृपया पिछला वीडियो देख लीजिए, सब सीरियल से सारे वीडियो हैं इसमें। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या मतलब मैक्सिमम संख्या 250 ही हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। ठीक है, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जब हमने राष्ट्रपति के कार्य को और कर्तव्य बताए थे तब हमने बताया था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। ठीक है, मतलब अगर कोई कला के बारे में, साहित्य के बारे में अगर कोई अच्छा लेखक है, हिंदी का, इंग्लिश का, मतलब जो 22 भाषाएं लिखी हुई हैं हमारे संविधान में, उनके भाषा के साहित्य का अगर कोई साहित्यकार है तो वो आ सकता है। विज्ञान का कोई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो आ सकता है। समाज सेवा, भैया यहाँ तो सभी समाज सेवी ही हैं, जितने भी हमारे नेतागण हैं और भी बहुत से लोग हैं, वो सब समाज सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि 245 संख्या है वर्तमान समय में, 12 सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो बचे कितने? 233 जो मेंबर बचते हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कैसे उनका वो होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे यूपी में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो एक तरह से इस समय पर 31 है, तो उनका जो निर्वाचन होगा वो यूपी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो विधायक होते हैं वो उसमें इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो राज्यसभा को वोट, मतलब राज्यसभा के लिए जो संसद सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति खड़े होते हैं उनको वोट देते हैं।
इस प्रकार से उनका होता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये वही पद्धति और वही व्यवस्था है जिसके थ्रू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का भी इलेक्शन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के बारे में। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हमने उपराष्ट्रपति में भी बताया था। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, क्योंकि जो सभापति है वो राज्यसभा का सभापति तो है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, वो सभापति है लेकिन वो राज्यसभा का मतलब संसद का सदस्य नहीं होता है, वो सीधे उपराष्ट्रपति ही होता है। वो राज्यसभा का सभापति होता है, हेड होता है। तो उसके क्या करते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपने किसी सदस्य को उपसभापति का चुनाव होता है और राज्यसभा के ही मेंबर आपस में मिलकर अपना उपसभापति चुनते हैं। ठीक है, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। मान लीजिए उपसभापति अगर कहीं मतलब जब उपसभापति का पद खाली है, उपसभापति नहीं है, तो उनका पद रिक्त नहीं होगा। राज्यसभा के ही मेंबर अपना वोट देंगे कि हम इसे अपना उपसभापति मानते हैं अपना, और वो अपना उपसभापति का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम उपसभापति के बारे में ही देख लेते हैं थोड़ा सा। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, उपसभापति को ये कंडीशन है कि वो राज्यसभा का सदस्य होना ही चाहिए, लेकिन सभापति यही गौर करने वाली चीज है कि जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक, तो अपना ये हो गया हमारा। जो उपसभापति होता है वो सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकता है। मतलब अगर उपसभापति को अपना त्याग पत्र देना है तो संबोधित त्याग पत्र, मतलब वो उपराष्ट्रपति जी को जो इस समय पर सभापति हैं, सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं राज्यसभा में, उनको संबोधित त्याग पत्र द्वारा, मतलब वो सीधे बोल सकता है कि सभापति जी मैं अब इस पद पर कार्य नहीं करना चाहता हूं और मैं अपना त्याग पत्र आपको देता हूं, सिर्फ बोलने मात्र से, क्योंकि संबोधित त्याग पत्र है। ठीक है, वह अपना पद त्याग देता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था थी, उसी प्रकार से उपसभापति को भी हटाने की ये व्यवस्था है। परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति में होता था सेम वही प्रोसेस है कि इसे 14 दिन पहले देनी होगी, बस इसमें 2/3 बहुमत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि जो भी संकल्प बनाया जाता है, जो विधेयक आता है कि हमें उपसभापति को हटाना है, उपसभापति को हटाना है, तो उसमें क्या होता है कि 14 दिन पहले उपसभापति को सूचना देनी होती है कि हम आपके खिलाफ ये संकल्प ला रहे हैं, आपको हटाने की व्यवस्था हो रही है। तो ये मतलब उनसे बताया जाता है। और एक चीज और होती है कि जब 14 दिन, जैसे आज मान लीजिए उपसभापति को सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ संकल्प जो 14 दिन बाद हम लेकर आ रहे हैं, जो वहां के संसद के सदस्य बोल देते हैं, तो उस उपसभापति उस कुर्सी पर नहीं बैठता है, वो उपसभापति के कार्य नहीं करता है 14 दिन तक। ठीक है, जब तक संकल्प पारित नहीं हो जाता है। अगर संकल्प पारित हो गया तो वैसे भी उसको कुर्सी छोड़नी ही होती है। ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को, जब से इसका ये भंग नहीं हुई है, मतलब 3 अप्रैल 1952 से आज भी राज्यसभा चलती जा रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। याद रखने वाली चीज है कि इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होती है। बताया था कि राज्यसभा स्थायी सदन होती है, उच्च सदन होती है, क्योंकि यह भंग नहीं होती है। सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि ये भंग नहीं होती है, जब से चल रही तब से चलती रहेगी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। ये राष्ट्रपति का कार्य होता है कि वो राज्यसभा को एक वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक एवं
अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत जो डेट है कि मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 15 मई से लगाकर 10 जून तक आपका एक सत्र चालू होता है राज्यसभा का, ठीक है। अब 10 जून तक सत्र अगर चालू हुआ है तो 10 जून से 6 महीने मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 10 नवंबर के पहले पहले, ठीक है, 10 नवंबर के पहले पहले, सॉरी 10 जो भी है 10 मतलब कुल मिला के 6 महीने नहीं होने चाहिए, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही दूसरा अधिवेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं धन विधेयक। बहुत ही अच्छा है और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। देखिए गौर करके, धन विधेयक के संबंध में जो मनी बिल होते हैं, हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसे विधेयक होते हैं कि जो लोकसभा में पेश करने के पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तो वो उनमें से एक धन विधेयक भी होता है। तो इसमें सिर्फ राज्यसभा का इतना अधिकार होता है कि वो सिर्फ सिफारिशें कर सकती है कि धन विधेयक के बारे में हमारी ये सिफारिशें हैं। इसके लिए जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, मतलब लोकसभा बिल लेके आती है, जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में पास होता है, इसके बाद वो राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा वाले सिर्फ उसको देखते हैं, उसमें सिफारिशें कर सकते हैं कि इसमें आप ये जोड़ सकते हैं या फिर आप इसे हटा सकते हैं, लेकिन लोकसभा उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा चाहे तो माने तो चाहे न माने। और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। ये सीधे सुपर टैट में क्वेश्चन आया हुआ था, जो भी लोग सुपर टैट दिए थे उनको याद होगा कि जो मतलब यही क्वेश्चन था कि कितने दिन का समय राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में कितने दिन का समय मिलता है, तो सिर्फ 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है, मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर उसे पास नहीं किया और 14 दिन तक अपने पास अगर वो रखे रहती है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो धन विधेयक पास हो गया है, मतलब राज्यसभा ने उसे वापस कर दिया गया है, भले चाहे राज्यसभा करे या ना करे। यही लिखा हुआ है कि अगर इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है, यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। बताया था सिर्फ सिफारिशें करने का अधिकार है और कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते कि आप इसे हटा ही दीजिए, नहीं, आप इसे हटा सकते हैं। सिर्फ सिफारिशें कर सकती है कौन? राज्यसभा। धन विधेयक पर पूरा अधिकार होता है किसका? लोकसभा का। अभी जो अगला जो वीडियो आएगा हम उसमें लोकसभा के बारे में विस्तृत देखेंगे अच्छे से, ठीक है। एक ये 249 अनुच्छेद है, ये इस समय काफी फेमस है, इस वजह से इसको देख लीजिए। यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, देख लीजिए यहाँ पर, यदि राज्यसभा उपस्थित मतलब जो संसद के जो मतलब राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो उपस्थित एवं मत देने वाले, सिर्फ ये लाइन इस वजह से लिखी जाती है क्योंकि सभापति उपस्थित तो होता है, सभापति होता कौन है? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो मत देने वाले सदस्यों, सभापति मत नहीं देता है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 50-50 ही होगा तभी वो अपना मत देता है, ठीक है। तो वही है कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर ये घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। देखिए क्या होता है कि जो सूचियां होती हैं 3, हमने जो अनुसूची बताई थी उसमें 7वीं अनुसूची के है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ जो सेंट्रल होता है, केंद्र होता है, वही कानून बना सकता है। राज्य सूची में जो राज्य होता है वो कानून बनाता है और समवर्ती सूची में दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे एवं राज्यसभा के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है कि इस विषय पर राज्य सूची के विषय है लेकिन केंद्र इस पर कानून बनाए, ठीक है। राज्य सूची के विषय में भी अगर केंद्र कानून बनाना चाहती है, क्योंकि उसमें उन्हें ये देना होगा क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का है। राष्ट्रीय महत्व मतलब पूरे सेंट्रल लेवल का है, पूरे भारत का है, किसी पर्सनल राज्य का नहीं है ये मुद्दा। तो उस पर अगर राज्यसभा ऐसा करती है तो फिर संसद कानून बना सकती है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसा प्रस्ताव, हाँ,
एक चीज और गौर करने वाली है कि तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, स्थायी कानून नहीं होगा, सिर्फ अस्थायी होगा। और कब तक के लिए होगा? ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है। अगर ऐसा कोई राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव लाती है कि आप सेंट्रल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो वह कानून सिर्फ अस्थायी होगा और 1 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। हाँ, यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर राज्यसभा चाहे तो यह उसके पास में एक अधिकार होता है, राज्यसभा के पास में, जो लोकसभा के पास में नहीं होता है। ठीक है। एक दूसरा ये अधिकार है जो राज्यसभा के पास में होता है लेकिन लोकसभा के पास में नहीं होता है, कि केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, वही कंडीशन है कि उपस्थित एवं मत देने वाले, मान लीजिए 100 लोग हैं राज्यसभा में और 70 लोग उपस्थित हैं, तो 70 का 2/3, ठीक है, 70 का 2/3 सदस्यों से बहुमत से अगर कोई बात पारित हो जाती है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है किसके पास में? राज्यसभा के पास में। कुल मिलाकर राज्यसभा के पास में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। ठीक है, ये हमने देख लिया अभी तक। अब हम ये देख लेते हैं कि किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो सबसे, और हाँ, इसमें राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है, ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, सीधे सीधे ये चीज होती है। तो पहला जो है उत्तर प्रदेश में 31 है, सबसे ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु 18, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है। जो हमारा कर्नाटक राज्य है उसमें 12 है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ पर 11 है। ठीक है, उड़ीसा राजस्थान में कितने हैं? 10 और 10। केरल में 9। पंजाब, असम और तेलंगाना जो राज्य है उसमें 7 हैं। झारखंड में 6 हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, वहां पर 3 है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा? पुदुचेरी। यहाँ पर एक सीट है, मतलब एक स्टेट में एक सीट है यहाँ पर। ये जो एक वाले हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा सकते हैं, विकल्प में दे सकते हैं। तो सीधी सीधी ये देख लीजिए, क्योंकि गोवा और पुदुचेरी छोड़ के ये सब जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहां के सभी राज्य हैं, असम को छोड़ के। ठीक है, असम की जगह पर जो गोवा और पुदुचेरी है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव और लक्षद्वीप, ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर यहाँ के एक भी सदस्य राज्यसभा में नहीं मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारा राज्यसभा में था। हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि राज्यसभा में जो संसद पहुंचते हैं उनके लिए ये कहीं भी वो नहीं है कि जहां के वो निवासी हैं उसी सीट से ही वह चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप पश्चिम बंगाल से भी आप चुनाव में पार्टिसिपेट करके राज्यसभा में पहुंच सकते हैं। किसी भी स्टेट का कहीं से भी किसी भी सीट से हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा राज्यसभा से रिलेटेड जो भी मैटर था वो कंप्लीट हुआ। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, और बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।